आज के हम इस वीडियो में लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया था। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, जहां मैंने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक टॉपिक को इंक्लूड करते हुए सारे पॉइंट को कवर करते हुए मैंने पार्ट 1 बनाया है। लाइफ प्रोसेस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कराया है। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 पे जाके विजिट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है कि रेस्पिरेशन है क्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मीन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का टूटना एनर्जी बनाने के लिए इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। मीन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आप लोग इक्वेशन की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ जो हमारे डाइजेशन के बाद हमारा जो ग्लूकोज बना था, क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और ATP बनाता है। तो ATP जो हमें एनर्जी देता है, ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये एनर्जी करेंसी है सेल का। और उसके साथ साथ हमें CO2 भी देता है। तो क्या करते हैं, CO2 हम लोग एक्सेल कर देते हैं। जब ग्लूकोज बन जाता है तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड के सेल्स में जाता है और ये दोनों कंबाइन होकर के ब्रेकडाउन होकर के बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ATP हमें एनर्जी देता है, तो हमें जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और CO2 क्या होता है, एक्सहेलेशन प्रोसेस के द्वारा रिलीज आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। और H2O जहाँ रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे बॉडी के पास अगर वाटर की कमी है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एक्टिविटी की मदद से देखते हैं कि क्या सच में रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आता है। तो एक्टिविटी 6.4 को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लाइम वाटर लिया गया है। लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला आपने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा होगा। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस। तो क्या होता है, जब हम इसे लाइम वाटर कहा जाता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। तो क्या करते हैं, जब इसके साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कराते हैं, मीन एक्वस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेल करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये जो सोल्यूशन हो जाता है, ये सोल्यूशन ये मिल्की हो जाता है, मिल्की या टर्बिड हो जाता है। तो इसी एक्टिविटी को हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे, हम अपने नजल कैविटी से, मीन नोज से एक पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, मीन एक ट्यूब के थ्रू, आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, एक ट्यूब के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी गैसेस हमारे बॉडी के अंदर से निकल रहे हैं उसे एक्सेल करेंगे। और हम इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले रखा है, लाइम वाटर, लाइम मॉस। तो जब हम इसके साथ इसे कंबाइन करेंगे तो मीन एक्सेल करेंगे, जो भी गैसेस हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो सोल्यूशन होगा ये मिल्की हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये मिल्की कब होता है, जब लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब CO2 के साथ इसे पास कराया जाता है। मीन CO2 गैस इस सोल्यूशन के द्वारा पास कराया जाता है, तो जो सोल्यूशन है वो मिल्की या टर्बिड हो जाता है। तो मीन यहाँ जो लाइम वाटर लिया और जो हमारी बॉडी से जो गैसेस बाहर निकली, इसने क्या कर दिया, इसे मिल्की और टर्बिड बना दिया। मीन क्या, इसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि जो हमारी बॉडी से गैस बाहर निकलती है वो CO2 है। कन्फर्मेशन है कि CO2 गैस ही हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है, मीन हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है और ये लाइम वाटर है। आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों एक वर्ड है यहाँ, ब्रीदिंग का मतलब क्या है, मीन जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने की प्रोसेस को ही ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट। ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, सांस को बाहर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसी फिजिकल प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। क्लियर है। तो हम लोग ब्रीदिंग करते क्यों हैं, तो जो ग्लूकोज है C6H12O6 है, इसको ब्रेकडाउन होने के लिए, इसको टूटने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ से, हमारी इन्वायरमेंट में से है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये C6H12 तो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर है, ग्लूकोज तो बना है डाइजेशन के थ्रू। तो ये ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, किस लिए, ताकि इसे ब्रेकडाउन करके एनर्जी बना सके, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसी की वजह से हम लोग ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। इसके दो मैकेनिज्म हैं, ब्रीदिंग के दो मैकेनिज्म हैं। चलिए उसे भी देखते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इनहेलेशन। मीन इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करना, इसी प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ या रिलीज आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। मीन बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करना या बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनहेलेशन में क्या होता है, जो ये डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है। मीन जब आप भी देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, और जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, आपका बॉडी कहें तो
तना जाता है, जैसे खिंचाव आ जाता है उसमें। तो ये डायफ्राग्राम क्या हो जाता है, इसमें एक्सहेलेशन में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो ये कर्व हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आता है ये ऐसे हो जाता है, मीन फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज देख लीजिए, ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, मीन 1 मिनट में 12 से 20 ब्रीथ ह्यूमन है मीन ब्रीदिंग करते हैं। और ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल में क्या होता है कि फास्टर होता है ह्यूमन से, एनिमल या ह्यूमन से फास्टर ब्रीदिंग करते हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आखिर अंतर क्या है। तो ब्रीदिंग क्या होता है कि ब्रीदिंग जो होता है वो लंग्स में टेक प्लेस करता है। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो लंग्स में होता है। लंग्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से आता है, लंग्स से हमारे ट्रैकिया से होते हुए लेरिक्स, फेरिक्स और नेजल कैविटी के द्वारा रिलीज आउट हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग नेजल कैविटी के द्वारा एनवायरमेंट से लेते हैं और वो लंग्स में जाके लंग्स से क्या हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो लंग्स में होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो सेल में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभार एमसीक्यू में पूछता है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो लंग्स इसका राइट आंसर नहीं है। लंग्स में रेस्पिरेशन नहीं होता है, मैंने यहाँ नोट में भी लिखा था। रेस्पिरेशन अकर इन ईच एंड एवरी सेल, रेस्पिरेशन हर एक सेल में होता है क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी बना रहे थे, तभी तो उस एनर्जी को हम लोग ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एनर्जी को हम लोग लेते हैं। तो रेस्पिरेशन हर एक सेल में होता है, तभी हर एक सेल सर्वाइव कर पाते हैं और अपने जितने भी फंक्शन है उन्हें परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, रेस्पिरेशन अकर इन ईच एंड एवरी सेल। तो जो रेस्पिरेशन है सेल में होता है, हर एक सेल में होता है, और जो ब्रीदिंग है लंग्स में होता है। ब्रीदिंग में एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है और रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मीन एनर्जी फॉर्म होता है। और ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स या एंजाइम्स या कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, फिजिकली होता है। और रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, इसमें कितने सारे गैसेज या केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होकर के सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और एक और अगर डिफरेंस लिखना हो तो आप ब्रीदिंग का डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं ताकि आपके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाए। अब रेस्पिरेशन के भी दो प्रकार हैं, रेस्पिरेशन के दो प्रकार के, एरोबिक एनारोबिक। रेस्पिरेशन मीन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी, इसको रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्लियर है। तो इसमें रेस्पिरेशन के दो टाइप है, एरोबिक एनारोबिक। मीन एरोबिक द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन एक रेस्पिरेशन का ऐसा प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और रेस्पिरेशन का ऐसा प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। चलिए इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि एरोबिक एंड एनारोबिक में रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। तो क्या होता है, मेन डिफरेंस है इसमें ऑटो की रिक्वायरमेंट होती है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं होगा एरोबिक में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनारोबिक में एरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। ये जो होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे दोनों में होता है, क्योंकि हम पता है कि एनर्जी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, पर ये बात सही नहीं है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। यहाँ ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी बनाता है, और इसमें इनकम्प्लीट आधा अधूरा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। इसमें 36 से 38 एटीपी बनाता है और इसमें सिर्फ 8 एटीपी बनाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना कम एनर्जी बन रहा है। ये ज़्यादा एनर्जी फॉर्म करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मीन फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक में एनर्जी का प्रोडक्शन लेस होता है, बहुत कम होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, डिफरेंस क्लियर है। आप डिफरेंस को नोट डाउन कर सकते हैं, कितनी बार एग्जाम में डिफरेंसेस पूछ देता है। ठीक, चलिए एक पाई चार्ट की मदद से हम देख लेते हैं। तो देखिए ये ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म मीन सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट्स होता है ये इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, तो ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पायरुवेट होता है। पायरुवेट बनता है किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होकर के पायरुवेट बनाता है, क्या, पायरुवेट। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट बनाता है और इसमें लेस एनर्जी थोड़ा प्रोडक्ट करता है। अब इसके बाद से 3 केसेस में ये डिवाइड हो जाता है। पहले में क्या होगा, मीन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना हो, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तो क्या होगा, एथेनॉल बनाएगा, जिसे अल्कोहल भी कहा जाता है, जिसे अल्कोहल जो आमतौर पे लोग लेते हैं। तो इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होता है। तो जब
ऑक्सीजन एब्सेंस होगा, मीन ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये किस प्रकार का रेस्पिरेशन है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन है। मीन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये होता कहाँ है? ईस्ट में होता है। ठीक, इसमें क्या बनेगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत लेस एनर्जी फॉर्म होता है। एनर्जी फॉर्म होता है पर बहुत कम। ठीक, और दूसरा केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन आधा अधूरा मिले, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन हमें मिले। तो ये हमारे मसल सेल्स में होता है, जहाँ क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है और एनर्जी बनता है, जो कि यहाँ भी मॉडरेट एनर्जी बनता है। यहाँ जो एनर्जी होता है वो मॉडरेट होता है, मीन ना ज़्यादा, उतना कम भी नहीं होता, उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। तो जब ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का लैक होता है, मीन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। आप लोगों ने जब दौड़ते वक्त देखा होगा कि आप लोग का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है रनिंग टाइम में जो आपने देखा होगा कि आपका ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं। तो उस वक्त क्या हो जाता है? आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन कम मात्रा में आपके पास पहुंचने लगती है। तो जो मसल सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाते हैं। तो लैक्टिक एसिड के कारण ही आपको देखते हो दौड़ने के बाद आपके पैरों में क्या होता है? क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होने लगते हैं या उसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक, तो ये इसी की वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण। थर्ड केस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन जब ऑक्सीजन की मौजूदगी हो, मीन जब ऑक्सीजन हो तो क्या हो? तो क्या होगा? यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सेम होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मैंने बोला ही था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो साइटोप्लाज्म में कार्बन आधा टूटता है और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में आके ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पूरी तरह बना लेता है। ठीक, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है। ठीक, और हमारे यहाँ ज़्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी फॉर्म होता है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब तक तो हमने सिर्फ ओवरऑल समझा कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन के टाइप, ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये ओवरऑल समझा, पर अब इसको थोड़ा डीप में समझेंगे और डायग्राम की मदद से देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे हो। उससे पहले एक टर्म है यहाँ, वो देख लेते हैं, ह्यूमन हेमोग्लोबिन। ह्यूमन हेमोग्लोबिन किसे कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी तो हमारे क्या है? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी है, इसका कोई काम नहीं होता है। पर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी में मौजूद होता है। मीन जो ब्लड है वो आरबीसी ही है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ये रेड क्यों होता है? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है वो रेड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है। हेमोग्लोबिन क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, या कह सकते हैं आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। जो हेमोग्लोबिन है एक प्रोटीन है जो कि आयरन कंटेन करता है। ठीक, आयरन Fe कंटेन करता है। अब ये लोहा मत समझिएगा कि इतना बड़ा लोहा, जो ये क्या है? ये पदार्थ है, सबस्टांस है। तो इसके कुछ कण, इसके थोड़े से पार्ट्स है, पार्टिकल्स कंटेन करता है, ऐसा एक प्रोटीन है हेमोग्लोबिन। तो आपको यहाँ तक समझ में ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन तो एक रिस्पॉन्सिबल होता है कि जिसके कारण जो आरबीसी है, ब्लड है वो रेड होता है, ब्लड रेड होता है। और इसके काम है बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टाइम एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। मीन एक समय पे 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर देता है, क्योंकि जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो सोलुबल नहीं है, ब्लड में सोलुबल नहीं है। तो इसके मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? हेमोग्लोबिन तोड़ देता है, बाइंड कर देता है। जो O2 है ऑक्सीजन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और इसके ट्रांसपोर्टेशन में, मीन हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचे, इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेमोग्लोबिन मदद करता है। तो इसके फंक्शंस याद कर लीजिएगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के रेड होने के कारण होता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड होते हैं वो रेड होते हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इसका काम होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। ठीक, नोट कीजिएगा, लैक ऑफ हेमोग्लोबिन और आयरन लीड्स टू एनीमिया। मीन जब भी हेमोग्लोबिन की कमी होगी, हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, फिर जब ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है? एक डिजीज़ होता है एनीमिया। मोस्टली ये गर्ल्स में देखा जाता है। जो ये एनीमिया है ये मोस्टली गर्ल्स में होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन या जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है इसकी कमी हो जाती है, या आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। इसीलिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए।
ग्रीन वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि ये रिच होते हैं, आयरन में रिच होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि आयरन के जो भी रिक्वायरमेंट है उनके बॉडी को वो फुलफिल कर सके, इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं खाने के लिए। और एक बात नोट कीजिएगा, जो हेमोग्लोबिन की जो फ्रेंडशिप है, अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है। मीन अगर इसे और कोई गैसेस दिया जाए और ऑक्सीजन दिया जाए कि पहले किसे बाइंड करना है, तो हेमोग्लोबिन सबसे पहले, जो हेमोग्लोबिन है, एक मिनट रुकिएगा, जो ये हेमोग्लोबिन है अगर और किसी गैसेस के साथ और इसे ऑक्सीजन दिया जाए तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन को बाइंड करना पसंद करता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, एफिनिटी मीन फ्रेंडशिप, वो बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन के साथ। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये पूरा जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देख सकते हैं ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसको बारी बारी हम लोग समझेंगे कि आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। तो ये जो है ये नजल कैविटी है, नजल पैसेज या नोज कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम ब्रीदिंग करते हैं। और रेस्पिरेशन से जो गैसेस बाहर होती हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो गैसेस बनती है CO2, वो इसी के थ्रू रिलीज आउट होता है। ये हमारा माउथ है, बकल कैविटी, हमने डाइजेशन में पढ़ा था इसे। और ये जो हमारा फेरिक्स है, मैंने कहा था यहाँ फेरिक्स है, ये कॉमन चैम्बर है। और ये जो लेरिक्स है ये साउंड बॉक्स है। क्या है? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स जिसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से हमसे आवाज़ निकल सकती है, मीन हम बोल पाते हैं। तो ये साउंड बॉक्स है, लेरिक्स। क्लियर? और ये जो है ट्रैकिया, ट्रैकिया मीन विंड पाइप, विंड पाइप। हमने डाइजेशन में ओइसोफेगस देखा था, फूड पाइप। तो ये जस्ट एक ही साथ होते हैं, बस यहाँ हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसलिए ट्रैकिया दिखा है, और वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में था तो हमने ओइसोफेगस देखा था। तो ये जो ट्रैकिया है इसे विंड पाइप भी कहते हैं। ये कवर्ड होता है सी शेप कार्टिलेज से, ऐसे जो इस तरीके का एक कार्टिलेज टिश्यू होता है, इसी से ये कवर्ड होता है। ये जो पूरा ट्रैकिया है कि कवर्ड होता है, ये इसका फंक्शन क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक, ये जो दिख रहे हैं दो, ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। ठीक, ये जो दिख रहे हैं ये रिब्स हैं, रिब्स हड्डियाँ हैं। ठीक, ये जो है ये ब्रोंकी है, ब्रोंकी। फर्दर ब्रोंकी कुछ ब्रांचेज में डिवाइड होता है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। और फिर ब्रोंक्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं, गोल गोल बलून लाइक स्ट्रक्चर, वो होते हैं हमारे एल्वियोली, एल्वियोली या एल्वियोलर सैक। और ये हमारे जो होते हैं ये ब्राउन कलर का ये डायफ्राम है, ये जो ब्राउन कलर का है ये डायफ्राम है। ठीक, चलिए इसके बारी बारी हम फंक्शंस देखते हैं। तो नजल कैविटी ये एक प्लेस है वेयर ऑक्सीजन इंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कमिंग आउट। एक ऐसा प्लेस है, इसी के थ्रू एक पैसेज है जिसके थ्रू ऑक्सीजन इंटर होता है बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। ठीक, फेरिक्स ये एक कॉमन चैम्बर है, नसल एंड बकल कैविटी मैंने पहले भी बता दिया है। लेरिक्स ये साउंड बॉक्स है जिसकी वजह से ह्यूमन कैन स्पीक, बोल सकते हैं। ये ट्रैकिया विंड पाइप है, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, इस लाइक का स्ट्रक्चर होता है। पाइप है तो आप लोग जान सकते हैं पाइप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेज, मीन कवर होता है या कह सकते हैं सी शेप कार्टिलेज से ये बना होता है। तो ऐसे देख सकते हैं। तो ये सी शेप जो कार्टिलेज है इसका फंक्शंस क्या होता है? तो फंक्शंस आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ये जो सी शेप कार्टिलेज टिश्यू है कि ये ट्रैकिया बहुत ये सॉफ्ट होता है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए कि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, मीन टूटे या फूटे ना, तो इसके कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया से बचाता है। जो सी शेप कार्टिलेज से प्रिवेंट बचाता है कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया को बर्बाद होने से या टूटने से। इसका एक और फंक्शन है, इट हेल्प्स ट्रैकिया टू एडजस्ट इटसेल्फ। अब ट्रैकिया तो जो कि सॉफ्ट है तो क्या करता है, जो कार्टिलेज है उसे स्टैंड होने में या प्रॉपर्ली फिक्स होने में, कि स्ट्रेट वो फिक्स हो, ये इस तरीके से स्ट्रेट रहे, तो इसमें भी जो कार्टिलेज है वो हेल्प करता है और इसको बचाता भी है कि ये कोलैप्स ना हो, क्योंकि कोलैप्स हो गया तो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन नहीं होगा। और रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, जो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ह्यूमन मर जाएंगे, ह्यूमन कैन डाइट। ओके, तो कार्टिलेज के फंक्शंस देख लीजिए। प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, इट हेल्प्स टू ट्रैकिया टू एडजस्ट इटसेल्फ। ट्रैकिया को एडजस्ट करने के लिए कार्टिलेज मदद करता है और उसको कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक, जो ट्रैकिया है ये ट्रैकिया है और जो ऊपर वाला है वो सी शेप कार्टिलेज है। ठीक, तो ये जो ट्रैकिया है डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकी, इज ब्रोंकी इंटर इनटू लंग। और ये जो दो भाग में डिवाइड हुआ है ट्रैकिया, इसे हम लोग ब्रोंकी कहते हैं। क्या? ब्रोंकी। और ब्रोंकी इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। और आप देख सकते हैं ब्रोंकी फिर से डिवाइड हुआ है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे ब्रांचेज में, यहाँ ब्रोंकी भी डिवाइड हुआ है। तो ये ब्रांचेज में दिख रहे हैं इसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? और ब्रोंक्यूल्स देन एल्वियोली। और जो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकते हैं, अंगूर ग्रेप्स लाइक या अंगूर लाइक स्ट्रक्चर है या बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली या एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देते हैं।
तो अब तक आपने देखा ये क्या हो रहा था, मीन नज़ल कैविटी से हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ये माउथ कैविटी फेरिक्स लैरिक्स के होते हुए ट्रेकिया से ब्रोंक्यूल से होते हुए ब्रोंकी से होते हुए फिर ब्रोंक्यूल से फिर एल्वियोली में आता है। तो अब देखते हैं ये एल्वियोली में क्या होता है। ये एक्चुअल साइट है, एल्वियोली जो है ये एक्चुअल साइट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। एल्वियोली है क्या, लंग्स के अंदर ही। तो यही जो एल्वियोली है यही गैसेज का एक्सचेंज होता है, मीन एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो देखते हैं इसके फंक्शंस, एल्वियोली एंड इट्स फंक्शन। तो ये क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यही क्या होता है, एल्वियोली के अंदर ही जो गैसेज होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन अंदर ब्लड में आता है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली से होता है, और फिर एल्वियोली से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल से होते हुए ब्रोंकी से होते हुए ट्रैकिया मीन यहाँ समझ सकते हैं ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी से ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से जाता है हमारा लैरिक्स फेरिक्स होते हुए माउथ से होते हुए नज़ल कैविटी के द्वारा क्या होता है, CO2 बाहर हो जाता है, बाहर। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये एक्चुअल साइट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब एयर इंटर होता है तो क्या होता है, ये एक्सपेंड हो जाता है। जब एयर इंटर होता है एल्वियोली के अंदर तो एक्सपेंड हो जाता है, मीन फूल जाता है। हमारे पास मिलियंस ऑफ एल्वियोली है। इसका जो एल्वियोली का थिन है, मान लीजिए ये एल्वियोली है, ठीक, तो जो ये इसका मेम्ब्रेन है, ये वॉल है, ये बहुत पतला होता है। ये जो होता है वो बहुत पतला होता है, ये जो होता है पतला होता है, इसका थिन होता है। जो एल्वियोली है वो ब्लड के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ या ब्लड कैपिलरीज के साथ बहुत इसका कनेक्शन है। ये रिचली सप्लाई होती हैं, मीन इसके पास जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत अच्छे से और प्रॉपर अमाउंट में मौजूद रहते हैं। मीन कनेक्शन इसका बहुत अच्छा होता है ब्लड वेसल्स के साथ, ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स ड्यू टू वेरी थिन वॉल थ्रू डिफ्यूजन। मीन जो एल्वियोली में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका थिन वॉल है, इसी की वजह से। और एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये होता है। डायग्राम की मदद से नीचे देखते हैं। तो ये जो है ये एल्वियोली है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये इतना एल्वियोली है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो सारा है ये ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था जो एल्वियोली है इसके साथ रिचली सप्लाई होता है, इसके आसपास ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो देख लीजिए, इसका जो पहले ही बताया था कि एल्वियोली का जो वॉल होता है वो थिन होता है, तो यहाँ कोई भी चीज़ें ईजिली पास हो सकती है, मीन अंदर बाहर हो सकती हैं। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है मीन हमारे लंग्स में आया था, ट्रैकिया के थ्रू होते हुए ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल से एल्वियोली। तो एल्वियोली कहाँ है, लंग्स के अंदर है। तो एल्वियोली से ऑक्सीजन होते हुए क्या हुआ है, डिफ्यूजन के प्रोसेस। हम डिफ्यूजन होता क्या है वो आगे देखते हैं। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड कैपिलरीज में इंटर हो गए, ब्लड कैपिलरीज में इंटर हुए। ठीक, अब बाकी ब्लड में आ गए, तो ये सारे सेल्स तक जाके, बाकी सारे सेल्स में जाके ऑक्सीजन कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं। मीन ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज है ब्रेकडाउन करके एनर्जी बनाते हैं। और जो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर से एल्वियोली में इंटर हो जाता है, क्योंकि इसका थिन वॉल है और ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के कारण ही होता है। और फिर ये एल्वियोली से होते ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी एंड ब्रोंकी से होते ट्रैकिया से होते हुए नज़ल कैविटी के द्वारा बाहर निकल जाता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, मीन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन पार्टिकल्स का मूवमेंट, मीन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ इस एरिया में जो है CO2 ज़्यादा है, ठीक, और इस एरिया में CO2 बहुत कम है, ना के बराबर। तो यहाँ क्या है, इसका हायर कंसंट्रेशन है, इसकी मात्रा जो है हायर है, तो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ है नहीं तो ये लोअर की तरफ मूव करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ के भी क्या हो रहा था, यहाँ भी ब्लड में जो है रेस्पिरेशन हुआ है पहले से, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है वो ज़्यादा है, और बाकी एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो इसका थिन वॉल है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा है। और क्या हो रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है और जबकि एल्वियोली में ज़्यादा है, तो यहाँ डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन मूव कर जा रहा है। इस तरीके से एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो। अब देखते हैं ब्रीदिंग इन फिशेस। फिशेस में ब्रीदिंग कैसे होती है, तो एक्वाटिक एनिमल और फिशेस टेक ऑक्सीजन फ्रॉम डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, हेंस ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज मच फास्टर देन एनिमल्स। एनिमल्स मीन ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों होते हैं।
ठीक। तो ब्रीदिंग इन फिशेज, क्योंकि जो फिशेज हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में रहते हैं, तो वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से? हमें पता है केमिकल फार्मूला वाटर का होता है H2O, मीन ऑक्सीजन तो है पर डिजॉल्व फॉर्म, ऑक्सीजन तो है पर डिजॉल्व में है। तो जो फिशेज है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन से वाटर लेती है, मीन ऑक्सीजन लेती है, जो कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वहाँ इनको इन्वायरमेंट में बहुत कम है, इसकी वजह से जो उनका ब्रीदिंग रेट है, एक्वाटिक एनिमल में ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो ब्रीदिंग बहुत तेज़ी से करती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेती हैं, ताकि ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा ले सके और ज़्यादा रेस्पिरेशन कर सकें। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी। ये कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फिशेस का ब्रीदिंग रेट होता है वो तेज़ क्यों होता है एनिमल्स के कंपैरिजन, तो क्यों होता है? ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल इज मच फास्टर देन एनिमल्स। क्लियर? आगे देखते हैं। अब प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? आप सोचते होंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन नहीं होता है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। इन प्लांट्स रेस्पिरेशन हैपन विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, बट इन वुडी स्टेम रेस्पिरेशन हैपन थ्रू लेंटिसेल्स, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन वुडी स्टेम। में रेस्पिरेशन होता है, उनके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, गैसेज एक्सचेंज होते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में करते हैं। तो किसकी मदद से? स्टोमाटा की मदद से करते हैं। उनके लीफ में स्टोमाटा होता है, उनकी मदद से वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं। और वुडी स्टेम में जिसमें पत्ते ही नहीं होते हैं, उसमें कैसे रेस्पिरेशन होता है? तो उनके स्टेम्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं, इसके थ्रू प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। प्लांट मेनली दो मेजर प्रोसेस करते हैं गैसेज, जिसमें गैसेज का एक्सचेंज होता है। पहला फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो दिन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को कंफर्म होने के लिए, फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने के लिए हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सनलाइट तो नाइट में होगा नहीं, रात के समय में होगा नहीं, इसलिए फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है। और रेस्पिरेशन दिन में बहुत कम होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। रेस्पिरेशन होता है पर मिनिमम होता है। और ड्यूरिंग नाइट क्या होता है कि सनलाइट तो एब्सेंस होता है, रात में सनलाइट होता नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है नाइट्स में। प्लांट्स जो सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन क्या था? ऑक्सीजन के लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना एनर्जी बनाने के लिए। तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे थे। तो वो भी प्लांट भी सेम ही प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसीलिए रात में हमें ये सलाह दी जाती है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के समय जो पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या? CO2 बाहर आ रहा होता है, और फिर हम भी क्या छोड़ते हैं? CO2। तो CO2 ये भी छोड़ते हैं, CO2 ये भी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? घुटन होने लगता है, उसमें घुटन होने लगता है, जिसमें हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से घुटन होने लगता है। और इसमें डर रहता है कि पर्सन्स डाई हो सकता है, मीन मर सकता है। इसीलिए रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये सलाह दी जाती है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। प्लीरो मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लंग्स है, मीन ये ब्रोंकी ट्रैकिया है, ब्रोंकी, और ये जो लंग्स होते हैं, ऐसे लंग्स होते हैं, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। इसी मेम्ब्रेन को प्लीरो मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके काम होता है प्रोटेक्ट करना, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, लंग्स की प्रोटेक्शन करना। डिजीजेज रिलेटेड टू लंग्स कॉल पल्मोनरी डिजीज। जितने भी डिजीजेज हैं लंग्स से रिलेटेड, उन्हें हम लोग पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। द डॉक्टर हु ट्रीट द पल्मोनरी डिजीज इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजिस्ट। जो भी डॉक्टर इस पल्मोनरी डिजीज का ट्रीटमेंट करता है या इसका इलाज करता है, उसे पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। थैंक यू, यहाँ तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।